हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग CTET 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्रों को एक साथ सिखाया जाता है। यानी जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको हम एक साथ सिखाते हैं। अब नॉर्मल चाइल्ड क्या होते हैं? तो नॉर्मल चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनको किसी कोई स्पेशल नीड नहीं होती, जिनकी जो सामान्य तरीके से सामान्य रूप से सीखते और पढ़ते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बालक होता है, जो स्पेशल चाइल्ड होता है, उसकी एक स्पेशल नीड होती है और हम पहले उसकी स्पेशल नीड को पूरा करते हैं और उसके बाद उसे सामान्य कक्षा में पढ़ाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्हें दिखाई कम देता है, तो उन्हें चश्मा प्रोवाइड करा के उनकी जो नीड है वो पूरी की जाती है और उसके बाद उसे हम सामान्य कक्षा में पढ़ाते हैं। या कुछ बच्चों को सुनाई कम देता है तो उनको हम सुनने वाली जो मशीन होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं और फिर उसके बाद हम उसे सामान्य कक्षा में पढ़ाते हैं। तो समावेशी आप समझ गए होंगे। बी ऑप्शन है सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पृथक्करण की प्रक्रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती है। वो एक साथ सभी बच्चों को सामान्य रूप से एक साथ सम्मिलित करके शिक्षा देने में विश्वास करती है। तो ये ऑप्शन गलत है। सी है मुख्य धारा शिक्षण यानी मेन स्ट्रीम एजुकेशन। तो मुख्य धारा शिक्षण ऐसे एजुकेशन को कहा जाता है जिनमें ऐसे बच्चे जिनको किसी एक विषय वस्तु में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें उनको अच्छे से नहीं आती हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास चलाई जाती है और जिस विषय वस्तु में वो बच्चा जो है कमज़ोर है या असक्षम है, उसे पहले उसको सिखाया और पढ़ाया जाता है और फिर उसे सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती है। और डी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा। तो ये शिक्षा प्रणाली जो है वो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में इस शिक्षा प्रणाली को मेन माना जाता था। एकीकृत शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों बालक पढ़ते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक की जो आवश्यकता होती है, जो उसकी स्पेशल नीड होती है, उसको इसमें पूरा नहीं किया जाता। मतलब कि अगर बच्चा कम देख पाता है या कम सुन पाता है तो इसके बारे में अध्यापक जो बिल्कुल उसे इग्नोर करता हुआ सामान्य बच्चों के साथ उसको पढ़ाता है, चाहे बच्चे को समझ में आए या ना समझ में आए। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन ए मेन स्ट्रीम मुख्य धारा शिक्षा, बी स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा, सी बाहुल्य सांस्कृतिक शिक्षा यानी मल्टी कल्चर एजुकेशन, और डी है इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी समावेशी शिक्षा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समावेशी शिक्षा को मेन माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है और इस समय की जो शिक्षा प्रणाली जो चल रही है वो हमारी समावेशी शिक्षा पर ही आधारित है।
ऑप्शन को हम समझ लेते हैं कि मेन स्ट्रीम मुख्य धारा शिक्षा, मैंने अभी आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि इसमें बच्चे को किसी एक विशेष विषय में, विशेष सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व करके फिर उसे सामान्य बच्चे को कक्षा में पढ़ाते हैं। और बी जो था विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें बच्चे को किसी स्पेशल चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चा मूक है या बधिर है और या उसका जो ब्रेन है, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम है, तो उसके लिए उसे एक विशेष कक्षा में उसको शिक्षा दी जाती है। और सी जो था मल्टीकल्चर एजुकेशन, यानी बाहुल्य सांस्कृतिक शिक्षा, तो ऐसी कक्षा जिसमें विभिन्न संस्कृति और विभिन्न कल्चर के लोग जो है एक साथ एजुकेशन पाते हैं, तो उसे हम मल्टीकल्चर एजुकेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, वही सही है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पे आधारित है? समावेशी शिक्षा पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन बी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। ऑप्शन सी, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। डी, विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया कि एक शिक्षक को चाहिए, मतलब एक शिक्षक का एक ये गुण होना चाहिए कि वो विभिन्न संस्कृति या समुदाय के बच्चे उनकी कक्षा में पढ़ते हों, तो वो सबके साथ समान व्यवहार करे। और जो अगर विभिन्न संस्कृति या विभिन्न कल्चर यानी विविधताओं वाली जो हमारी कक्षा है, उनमें सभी धर्म के लोगों, सभी संस्कृत के लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो बच्चे के अंदर जो है वो हीन भावना आ सकती है और बच्चा जो है वो जिस तरीके सीखना चाहिए वो नहीं सीख सकता है। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अगर वो ये अपने आप को बताएगी कि वो सभी जो धर्म और संस्कृत के बच्चे हैं या जो संस्कृत या कल्चर के बच्चे हैं, वो उनका एक अध्यापक से एक अच्छा लगाव है, तो बच्चे क्या होंगे, उनसे बहुत ही जल्दी घुल मिल जाएंगे और उनसे चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। ऑप्शन ए, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बी, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। डी, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन था कि वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रटने को बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन पहला आपका गलत हो जाता है, क्योंकि याद करते वक्त बच्चा जो बहुत एक्टिव नहीं होता है, क्रिएटिव नहीं होता है, तो ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है, याद करने की प्रक्रिया होती है, वो सही नहीं मानी जाती। बी, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। जब बच्चा जो होता है श्यामपट्ट पर लिखी हुई चीज़ों को अपनी कॉपी पर उतारता है, तो वो बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं सोच पाता, वो बस सिर्फ अध्यापक के द्वारा दी गई तथ्यों को ही अपने पेज पर या कॉपी पे लिख पाता है। उसके खुद के विचार, खुद की एक्टिविटी उसमें कुछ भी नहीं होती है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि बच्चा इसमें सक्रिय ही नहीं है।
और सी जो था, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये मानती है कि बच्चा जो है खुद जब चीज़ों को खुद करके सीखता है तो उसका ज्ञान जो है वो ज़्यादा बढ़ता है और वो बहुत तेज़ी से उस चीज़ को सीखता है, और वो जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो काफ़ी स्थायी होता है। और डी, शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो देखिए, नियंत्रण तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नियंत्रण की अवस्था में बच्चा जो है वो अपने आप को फ्रीडम नहीं पाता, वह स्वतंत्र नहीं पाता। और जब बच्चा स्वतंत्र ही नहीं होगा तो वो कुछ अपनी तरफ से अलग सोच ही नहीं सकता। मतलब जो भी वो शिक्षक बताएगा उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर पाएगा। उसकी खुद की सोच, उसकी खुद का जो ज्ञान है वो कहीं इसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, चिल्ड्रन शुड क्वेश्चंस इन द क्लास। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन ए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सी, पूछने से रोकना चाहिए। डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए, ये जो इसका डी ऑप्शन है वो सही है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा किसी भी कार्य को सीखता है या करता है तो सबसे पहले तो उसे खुद एक्टिव होना चाहिए। और जब बच्चा खुद एक्टिव होता है तो वो अनेक तरीके के प्रश्नों के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से वो चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। और जब बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछेगा तो वो सीखेगा कैसे। तो इसलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको बढ़ावा देती है कि बच्चों को इतना फ्रीडम दें, इतनी स्वतंत्रता दें कि बच्चे अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए टीचर से प्रश्न करें। और टीचर को भी चाहिए कि जो बच्चे के अंदर की जिज्ञासा है, जो फीलिंग है, उसको वो दूर करने का प्रयास करे उसके प्रश्नों का उत्तर दे करके। तो इसका जो ऑप्शन है डी कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसका जो डी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। देखिए, CTT के एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि आप प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ें और उसका अर्थ जो है वो समझने का प्रयास करें। अगर आप अर्थ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सही है। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। सार्थक अधिगम का मतलब एक सफल अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। कौन सी नहीं है, आइए देखते हैं। ए, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। बी, निर्देश एवं संचालन। सी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये मानती है कि बच्चा अगर किसी कार्य को करने के लिए एक्टिव है, तत्पर है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा है जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, जो नीरस टाइप का हो, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा था कि पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, तो देखिए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास का मतलब कि बच्चा जो है किसी कार्य को करता है और करने के बाद जब वो चीज़ें गलत हो जाती हैं या उससे कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है तो वो बार बार उस प्रक्रिया को करने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, और लास्ट में ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को सीख लेता है। तो इसमें भी बच्चा जो क्या है वो एक्टिव है, वो तत्पर है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। बी है निर्देश एवं संचालन। इसमें देखिए, बच्चे को कोई भी निर्देश दिया जा रहा है और बच्चा उसके प्रति कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को
बोले कि 1 से लेकर के 100 तक की आपको गिनती लिखनी है, या आप कोई भी टेबल लिखने के लिए आप उन्हें दे दें, तो बच्चा जो होता है वो आपके द्वारा दिए गए, अध्यापक के द्वारा दिए गए निर्देश को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना शुरू कर रहा है। तो उस वक्त भी बच्चा जो है क्या है, वो तत्पर है, एक्टिव है, तो इसलिए वो चीज़ों को वो जल्दी सीखेगा। सी क्या है कि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो अन्वेषण में पारस्परिक क्रिया मतलब बच्चा जो है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, सर्च करना। तो बच्चा जो है अन्वेषण करेगा, खोज करेगा और उससे जुड़ी हुई पारस्परिक क्रिया का मतलब उससे जुड़े हुए कार्य करता है। तो इसमें भी क्या होता है कि बच्चा तत्पर होता है, और जब बच्चा तत्पर है तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं थी, जैसे पुनरावृत्ति एवं अभ्यास हो गया, निर्देशन एवं संचालन हो गया, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया है, ये तीनों ऐसे कार्य हैं जिनमें जो छात्र है, जो बालक है, वो एक्टिव है। तो इस वजह से बच्चा अपने ज्ञान का विस्तार बहुत तेज़ी से करेगा। लेकिन जो हमारा डी ऑप्शन है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तो ये क्या है कि सिर्फ उसको रटना और उसको दिमाग में स्थायी करना, यानी उसको स्मृति में बनाए रखना, तो ये क्या है, इसका जो याद करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एकदम से उबाऊ टाइप का होता है। और चीज़ों को रटने में उसमें खुद का, बच्चे का कोई बहुत वो रोल नहीं होता है। तो इस वजह से जो ये प्रक्रिया है वो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ चिल्ड्रेन इन अ कॉलम ए विद देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इन अ कॉलम बी। मतलब हमें मैच करना है जो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं की सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनकी विशेषता होती है कि वो स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं और वो शीघ्र चीज़ों को सीख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, तो डी मिल रहा है, यानी नंबर 1 उसका आंसर जो है डी होगा, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। ये प्रतिभाशाली बालक की क्वालिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को स्वतंत्र रूप से शीघ्र सीख लेता है। दूसरा है अधिगम अशक्तता, मतलब जो बच्चे सीखने में असक्षम होते हैं। अब उनके साथ क्या मैच हो रहा है देखते हैं। ए, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। मतलब जो अधिगम अशक्त बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि स्पीड में, रफ्तार में चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो क्या होता है कि धारा प्रवाह पढ़ने की वो कमी जिनके अंदर होती है उन्हें हम अधिगम अशक्त बालक कहते हैं। तीसरा है सृजनात्मक। आइए देखते हैं सृजनात्मक का क्या होगा। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो क्या होते हैं कि जो वो क्रिएटिव टाइप के होते हैं, वो अलग से कोई भी चीज़ को सोचते हैं और करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए, इसका आंसर होगा सृजनात्मक का बी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। यानी जब बच्चा किसी भी परिस्थिति या किसी भी समस्या में या कोई कार्य करता रहता है तो वो अनेक तरीके से सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो सृजनात्मक बालक में होती है। चौथा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। अवधान की कमी का मतलब होता है कि ऐसे बालक जो कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हों। तो ये ऑप्शन किससे मिल रहा है? ऑप्शन सी से, आसानी से विचलित होने की आदत। यानी वो बच्चे, इन बच्चों के अंदर ध्यान केंद्रित करने की कमी होती है। वो थोड़े ही समय में उनका जो ध्यान होता है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक, तो इन सबका मिला जुला जो आपका आंसर होगा वो ए सही है।
आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, चिल्ड्रंस एरर्स, बच्चों की गलतियां। ऑप्शन ए, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। बी, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या सही होगा कि बच्चों को तो हम कभी भी गलत नहीं कह सकते, तो आपका सबसे पहला आपका डी ऑप्शन ही गलत है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सी देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, अधिगम का एक भाग होती हैं, तो हम इन्हें महत्वहीन तो बिल्कुल नहीं कह सकते। तो आपका सी भी गलत हो गया। और अब आता है ए, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है कि तुरंत सुधारने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बच्चा अगर उसको एक बार पढ़ाते समय या कुछ करते समय उससे अगर कोई गलती हो जाती है तो तुरंत सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बाद में जब बच्चा अपनी जो कार्य है उसको कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद आराम से उसके जो कमी है उसको बतानी चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि आप इसको अभ्यास करिए और धीरे धीरे करके जो ये आपकी त्रुटि है वो ठीक हो जाएगी। तो बच्चा जो है अपना धीरे धीरे अपने कार्य को अभ्यास करते हुए वो अपनी त्रुटियों और कमियों को दूर कर लेता है। ठीक, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक होती हैं, वो हमारे सीखने का एक भाग है, क्योंकि वो हमें बताती हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो कहाँ तक पहुँच पाया है या हमने कितना सीख पाया है। और अगर हमारे अंदर गलतियाँ होती नहीं तो हम ये कैसे जान पाते कि हमने कहाँ तक क्या सीखा है। तो ये हमारे अधिगम का एक पार्ट होती है, तो इसे हम महत्वहीन नहीं कह सकते। और ये हमारे विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है कि मतलब हमारे विचारों में कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है, जिससे हमें जो छात्र होता है या अध्यापक होता है वो अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। और सी है, वास्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। डी है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। देखिए अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो हम नीचे से इसको देखते हैं कि एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो देखिए मूल्यांकन जो है वो हमारे अधिगम का एक पार्ट होता है। पहले तो हम समझ ही लेते हैं कि मूल्यांकन होता है क्या। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि एक अध्यापक का शिक्षण कार्य कैसा है और एक जो छात्र है उसके ज्ञान में या उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। मतलब मूल्यांकन का ये कार्य होता है कि वो छात्र और अध्यापक दोनों की कमियों और गुणों को बताता है। तो ये तो एक भाग है हमारे अधिगम का, तो इसको हम अलग गतिविधि के रूप में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इसलिए डी ऑप्शन जो हमारा वो पहले गलत हो गया। सी जो है, वास्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं कि सिर्फ मूल्यांकन हम वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बी है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तो केवल नंबरों के संदर्भ में से मूल्यांकन हमारा नहीं हो पाता, क्योंकि मूल्यांकन के कई पक्ष होते हैं। जैसे मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक।
तो मात्रात्मक मतलब नंबरों के संदर्भ में मात्रात्मक मूल्यांकन होता है, तो उससे सिर्फ एक ही पक्ष का मूल्यांकन हो पाता है। अगर हमें मूल्यांकन के संपूर्ण पक्ष को देखना है तो हमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन हमारा सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन एक भाग ही होता है और ये बताता है कि एक छात्र के ज्ञान में कितना विस्तार हुआ है और अध्यापक के पढ़ाने की शैली कैसी है, वो सही है या गलत है। क्योंकि अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो शिक्षक के पढ़ाने का मेथड यानी टीचिंग का मेथड जो है वो सही है। अगर एक बच्चा जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो इसका मतलब है कि टीचर के पढ़ाने की शैली जो है बिल्कुल सही नहीं है और उसे अपने कार्य में सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। बिल्कुल नहीं, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है वह निष्क्रिय और व्यक्तिपरक नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। बी, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ये भी गलत है। सी, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जीन पियाजे ने संरचनात्मक दृष्टिकोण को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है और उन्होंने ये कहा है कि जो ज्ञान का अर्जन होता है, व्यक्ति जो है वो सक्रिय रहकर ही इस चीज़ को सीख सकता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when teacher have a positive beliefs about a student and their abilities the students, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, ऑप्शन ए, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। बी, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। सी, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो देखिए सीटेट का एक फार्मूला है कि जो पॉजिटिव पूछा जाए तो निगेटिव जो ऑप्शन होते हैं वो पहले ही गलत हो जाते हैं। तो आप सी को तो पहले ही हटा दीजिए कि किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन पहले हटा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब एक शिक्षक को अपने छात्र पर ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा हो जाए कि बच्चा जो है योग्य है और वो सीख सकता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं और प्रयास करना ही बंद कर दें। इससे तो बच्चों का और ही उत्साह बढ़ता है कि जो है टीचर जो है मुझ पे इतना भरोसा कर रहा है, तो वो और ही सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। बी देखें, का उत्साह भंग हो जाता था तभी दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं दबाव में आएंगे। कैसे दबाव में आते हैं? जब अगर एक अध्यापक अपने बच्चों पर, एक छात्र पर भरोसा करता है तो उनका तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, उत्साह और बढ़ जाता है। दबाव में आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सी मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि किसी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो इसका जो डी आंसर है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जब देखिए अगर कक्षा में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है एक टीचर के और अध्यापक के एक छात्र के बीच में,
तो बच्चों की सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर शिक्षक का विश्वास बन जाता है छात्र पे, तो छात्र का भी विश्वास अध्यापक पर बन जाता है, और दोनों ही तत्पर होके, एक्टिव होके सीखने सिखाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। बी है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। सी है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करने। डी है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी सही है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब आगे हम एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक ए ऑप्शन था कि पाठ्य पुस्तकों में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। देखिए, बार बार हम एक ही क्वेश्चन को बार बार हम अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उससे क्या होता है कि समस्या के समाधान तो होता ही है, लेकिन बच्चा जो होता है वो क्या होता है, बोर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा कि अवसर दे करके बार बार अभ्यास कराया जाए। तो इससे जो है वो प्रोत्साहित तो बिल्कुल नहीं होगा। समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन बच्चा जो है प्रोत्साहित नहीं होगा। दूसरा देखिए, ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो ये तो बिल्कुल ही मैंने बोला था आपसे कि एनसीएफ जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रटने की प्रणाली को बिल्कुल ही सबसे नीचे उसमें पैराग्राफ में रखा गया है। तो कंठस्थीकरण तो ये ऑप्शन ही आपका गलत है। सी देखिए, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ये वाला ऑप्शन सही मैंने आपको बताया था। तो क्यों सही है ये जानिए। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाकर, मतलब हम उन्हें बच्चों को खुद अपनी जो समस्या है उसको जानने और समझने के लिए प्रेरित किया जाए, और उन्हें कई ऑप्शन दिए जाएं कि आप देखिए और इसको इस मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि बच्चा खुद एक्टिव होता है, और वो खुद अपने अंदर की जो कैपेसिटी है, जो ज्ञान है, उसका उसमें यूज़ करता है और चीज़ों को सीखने और जानने का प्रयास करता है। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती है वो इसी पर आधारित है, और इसको ही बढ़ावा देती है कि बच्चा जो है अपने अंदर की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसका जो क्या करे, विकास करे। और डी का ऑप्शन था कि पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो आंसर को आप प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है बच्चा बिल्कुल उसका खुद का जो ज्ञान है उसका कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो गिव ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि जब बच्चे के खुद के ज्ञान का वो नहीं हो रहा है तो वो प्रोत्साहित कैसे होगा। ठीक, तो इसका जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ मेथड्स वेयर लर्नर्स वोन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वपहल व प्रयास मतलब जिसमें बच्चा खुद किसी कार्य को करने का प्रयास करता हो। इन विधियों में वह कौन सी विधि है?
तो देखिए, निगमनात्मक विधि वो विधि होती है जिनमें अध्यापक जो होता है, टीचर जो होता है, वो नियम को बताता है, उदाहरण देता है और उसे सॉल्व कराने का प्रयास करता है। तो ये तो जो है स्वपहल या प्रयास विधि हो ही नहीं सकती। सी जो है परंपरागत विधि। परंपरागत विधि भी जैसे पहले जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, जिसे हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो इसमें भी हम जो बच्चों को, विद्यार्थियों को स्वपहल या प्रयास करने का कोई भी अवसर नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि जो अध्यापक होता था वो अपने हिसाब से बच्चों को सिखाता था और बच्चे उसी हिसाब से उसी तरीके से सीखने का प्रयास करते थे। खुद बच्चों का कोई भी इसमें प्रयास नहीं होता था। तो ये ए और सी तो ऑटोमेटिक ही आपके हट गए। डी जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो इसे हम सामाजिक बुद्धि भी कहते हैं। तो इसमें भी जो होता है उसमें खुद के द्वारा कुछ सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन आपका जो है डी वो करेक्ट है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी जो लर्नर है उसको ध्यान में रखकर जो जो विधि बनाई जाती है वो हमारी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। आज की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, मतलब बच्चे को ध्यान में, बालक को ध्यान में रखकर सारी विधियां बनाई गई हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा खुद से चीज़ों को करने का प्रयास करता है, उसमें बच्चे की खुद की पहल शामिल है। तो इसलिए इसका जो आपका बी आंसर है वो सही होगा कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट? स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट good enough and feel demotivated. They are then likely to give easily without try to persisting is doing tasks. नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ए, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं हैं। देखिए, आप जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप ये ध्यान रखने का प्रयास करिएगा कि इसमें हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत लाइएगा। और जो निगेटिव वाले आंसर होते हैं वो अक्सर ही गलत होते हैं इसमें। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने आंसर को ढूंढने का। तो देखिए, इसमें दिया है कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्ञान और संवेग जो है हमारा दोनों जो है एक दूसरे से अच्छा संबंध रखते हैं। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे। बी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं हैं। उसके बाद सी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये है सही। कौन सा क्वेश्चन है ये? ऑप्शन है डी। कैसे? देखिए, इसमें कहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। देखिए, इसमें संज्ञान और संवेग को हम समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञान हमारे ज्ञान से संबंधित होता है और संवेग हमारी फीलिंग से संबंधित होता है। जब हम अपने किसी भी ज्ञान का प्रदर्शन या अपने कार्य में हम असफल होते हैं तो जो हमारी फीलिंग होती है वो क्या होती है? वो बिल्कुल ही हतोत्साहित वाली होती है। हम डिप्रेस हो जाते हैं और हमें ये महसूस होने लगता है कि हम इस कार्य को अच्छा नहीं कर पाएंगे और लास्ट में ऐसा होता है कि हम उस चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा संवेग है और जो हमारा संज्ञान है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक
का जो प्रदर्शन होता है वो एक पर अपना प्रभाव डालता है, यानी ज्ञान का प्रदर्शन हमारे संवेग पर प्रभाव डालता है, और जैसा वो प्रभाव डालता है वैसे हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न, फीलिंग उत्पन्न होती है, और फिर हम उसी तरीके हमारी जो सोच है वो बदल जाती है, और हमें ये लगता है कि हम ये कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो देखिए, कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि विद्यालय हमारे यहाँ जो है, विद्यालय में आकर हमारा जो है सबसे पहले समाजीकरण होता है, लेकिन इसमें प्राथमिक पूछा है तो प्राथमिक में हमारे जो फैमिली है वो आती है, क्योंकि सबसे पहले हमारे सामाजिकता का विकास जो है हमारा परिवार, हमारे परिवार से ही होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, तो आज बस इतना ही, और आई होप मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में आपको मैं कोशिश करूँगी जल्द बनाने की। तो तब तक के लिए धन्यवाद।